So let's try to learn about the prophase in detail. So what all MCQ comes on prophase? This prophase is the longest phase of M phase. ये सबसे पहला MCQ आता है प्रोफेज पे कि प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ M phase. See, the longest phase of cell division is interphase. The longest phase of interphase is G1 phase. But here the longest phase of M phase is prophase. तो ये सारे specific MCQs है जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं. Now, as the prophase is the longest phase, we can further divide the prophase into three sub-stages: early prophase, mid prophase and late prophase. सो ये प्रोफेज को भी हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं: अर्ली, मिडल एंड लेट. सो एज ये जो प्रोफेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है एम फेज की, तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं: अर्ली, मिडल और लेट. एनसीईआरटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें एक एक स्टेज का एक एक स्टेटमेंट सिर्फ याद रखना है, एक इवेंट याद रखनी है एक स्टेज की. यानी अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, मिड प्रोफेज में क्या होगा और लेट प्रोफेज में क्या होगा. हर एक स्टेज की सिर्फ एक इवेंट ध्यान में रखनी है और उसी पे एमसीक्यू आता है. अर्ली प्रोफेज में जब भी सेल इंटरफेज में से अर्ली प्रोफेज में जाएगा, द फर्स्ट इवेंट विच इज द मार्किंग पॉइंट ऑफ प्रोफेज कि प्रोफेज चालू हो गई है, ये कैसे पता चलेगा. सो ऑल दिस क्रोमैटिन फाइबर्स विच आर एट प्रेजेंट इंटैंगल्ड, दे विल अनटैंगल हिमसेल्फ. ये जो सेल है इसमें का जो भी क्रोमैटिन मटेरियल है जो एक में के साथ टैंगल्ड है वो अनटैंगल्ड होना शुरू होगा, यानी ये अलग अलग होना चालू हो जाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स, and they will start to condense by dehydration. So a marking point of prophase is condensation and dehydration of chromatin fibers for formation of chromosomes. सो ये कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोफेज में स्टार्ट होगी, लेकिन एक एमसीक्यू और भी आता है कि ये खत्म कब होती है. ये खत्म होती है मेटाफेज में. क्लियर. सो कंडेंसेशन की प्रोसेस चालू होती है प्रोफेज में, लेकिन पूरी तरीके से कंडेंसेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है इन मेटाफेज. यानी पूरे प्रोफेज में क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंसेशन करते रहेंगे, वो डिहाइड्रेट होते रहेंगे और उनकी लेंथ जो है वो छोटी छोटी होते रहेगी. मिड प्रोफेज में क्या होगा, तो मिड प्रोफेज में जो भी सेल आया उस सेल में ये जो सेंट्रियोल है, नाउ दिस सेंट्रियोल विल गेट कन्वर्टेड इनटू एस्टर, and as soon as this ester will get formed, they will start repelling each other. यानी जो ये दोनों एस्टर है जैसे ही वो बन जाएंगे वो एक में को रिपेल करना चालू कर देंगे, so that one ester will start its movement towards the opposite pole. एक जो एस्टर है वो अपना मूवमेंट चालू कर देगा अपोजिट पोल की तरफ. सो द सेकंड स्टेटमेंट, द सेल विच इज इन मिड प्रोफेज विल शो यू मूवमेंट of ester towards opposite pole. Okay, and the nuclear membrane will start to disintegrate at this particular point. In mid prophase, the nuclear membrane and nucleolus will start to disintegrate. Clear? Then what will happen in late prophase? जब भी सेल लेट प्रोफेज में आया, अभी प्रोफेज खत्म होने वाली है, उस टाइम द कैरेक्टरिस्टिक इवेंट विच विल मार्क द एंड ऑफ प्रोफेज इज
degeneration, complete degeneration of nuclear membrane, Golgi apparatus and nucleolus. अगर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही, गोल्जी apparatus नहीं दिख रहे, न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा, उसका मतलब है कि सेल ने प्रोफेज खत्म कर ली, और जहां प्रोफेज खत्म होगी वहीं से चालू होगी मेटाफेज. सो द लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज इन लेट प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, Golgi apparatus and nucleolus will completely degenerate. यहां एक एमसीक्यू ध्यान में रखना, degeneration of nuclear membrane will end the prophase and will start the metaphase. ओके, सो ये जो सेल है जिसने अभी इंटरफेस खत्म की, ये अब अर्ली प्रोफेज में जाएगा, तो ये कैसे दिखेगा? सो द सेल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल शो यू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, ओके, एंड द क्रोमैटिन हैज स्टार्टेड कंडेंसिंग एंड इंटेंगलिंग, but they are not distinct as such. The chromatin fibers are long, and here we can visualize a nucleolus. So this early prophase, as the chromatin has started the condensation, they are elongated, and the appearance compared to this appearance will more visible. So here the chromatin network is looking like a ball of wool, okay, and that's why this early prophase is also called as ball of wool और स्पाइरीन स्टेज. क्लियर? सो यहां जो सेल था जिसने इंटरफेस कंप्लीट की, उसका क्रोमेटिन मटेरियल पूरे तरीके से इंटेंगल था, गुच्छा था, लेकिन जैसे ही अर्ली प्रोफेज में सेल गया, सेल ने अपना क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो अनटेंगल करना शुरू किया, कंडेंसेशन शुरू किया. इसके वजह से अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बॉल ऑफ वुल की तरह, यानी लोकर के बॉल की तरह दिखता है. इसीलिए ये अर्ली प्रोफेज को हम बोलते हैं बॉल ऑफ वुल स्टेज या तो फिर स्पाइरीन स्टेज. नाउ इन दिस स्टेज, इन अर्ली प्रोफेज, here the centriole has also converted into asters. So ये जो सेंट्रियोल थे, इनका भी कन्वर्शन हो जा चुका होगा एस्टर में, एंड एज सुन एज दे विल फॉर्म, दे विल स्टार्ट रिपेयरिंग ईच अदर. सो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. तो ये भी अब एक में को रिपेल करना शुरू कर देंगे. नाउ जैसे ही सेल मिड प्रोफेज में आएगा, सो हमने लिखा है मिड फेज में द मूवमेंट ऑफ एस्टर विल स्टार्ट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस विल स्टार्ट टू डीजनरेट. सो यहां जो सेल है वो किस तरीके से दिखेगा? सो ओके, लेट्स राइट इट हियर. दिस इज लेट प्रोफेज. ओके, सो यहां सेल कैसे दिखेगा? यहां पे वी कैन विजुअलाइज दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड these are the asters. One aster will remain at one pole and the second aster will start its movements towards the opposite pole. Clear? Then the chromatin network is now more condensed. We can visualize the individual chromosomes which are generally present towards the periphery of cell.
and here the nucleolus is there, and in this stage the nuclear membrane will start disintegrating. Okay, so these are the fragments of nuclear membrane. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना चालू हो गई है और न्यूक्लियोलस भी टूटना चालू हो गया है. ओके, सो इस तरीके का अगर हमें पिक्चर दिखे तो हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो मिड प्रोफेज में है. नाउ अगर सेल लेट प्रोफेज में है तो लेट प्रोफेज में सेल कैसे पहचान में आएगा? तो वॉट एवर सेल विच इज प्रेजेंट इन लेट प्रोफेज, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस और न्यूक्लियोलस ये सारी चीजें डिसइंटीग्रेट हो चुकी हुई होंगी और ये सेल में जो क्रोमोसोम्स है वो ज्यादा कंडेंस दिखने लग जाएंगे, वो ज़्यादा छोटे दिखने लग जाएंगे और वो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं दिखेंगे, वो फ्री दिखेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर. सो दीज आर द क्रोमोसोम्स विच आर नाउ फ्री इन साइटोप्लाज्म. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द सेल एंड एस्टर जो है वो अपोजिट पोल तक पहुंच चुका होगा. सो दिस इज वन एस्टर विच इज प्रेजेंट एट वन पोल एंड this is a continuous fiber. With the help of this the ester has reached up to the opposite pole. So एक एस्टर एक पोल पे दिखेगा, दूसरा एस्टर दूसरे पोल पे दिखेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे और क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा कंडेंस दिखने लगेंगे और वो फ्री दिखने लगेंगे साइटोप्लाज्म में. सो इस तरीके का जो पिक्चर है वो लेट प्रोफेज का पिक्चर है. So this is everything regarding prophase. Prophase is the longest phase of M phase, or as it is longest phase, we have conventionally divided this prophase into 3 stages: early, mid और late. हर स्टेज का हमने एक स्टेटमेंट और एक इवेंट ध्यान में रखा. अर्ली फेज में दैट इज अ मार्किंग पॉइंट ऑफ प्रोफेज की जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो कंडेंसेशन चालू करेंगे, उनका डिहाइड्रेशन होगा और वो कॉम्पैक्ट होना चालू करेंगे. इस अर्ली स्टेज को हमने बॉल ऑफ वुल या तो फिर स्पाइरिम स्टेज भी कहा. इन मिड प्रोफेज द सेंट्रियोल will start the movement towards the opposite pole. The chromosome will appear more condensed and the nuclear membrane and nucleolus will start disintegrating. In the late prophase, nuclear membrane, Golgi apparatus, nucleolus सारे disintegrate हो चुके होंगे. We cannot visualize nuclear membrane and chromosome ज़्यादा थिक दिखना शुरू हो जाएंगे और एस्टर भी अपने opposite poles पे चले जाएंगे. एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं और 2 एस्ट्रल 2 अपोजिट पोल्स पे सेल डिवीजन में मदद करते हैं. इसीलिए एनिमल्स में ये जो सेल डिवीजन होती है इसे हम एम्फी एस्ट्रल कहते हैं. प्लांट में एस्ट्रल्स नहीं होते क्योंकि उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसलिए एस्ट्रल नहीं बनता. इसीलिए प्लांट का जो माइटोसिस है उसे हम अनएस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं. सो इन केस ऑफ प्लांट, plant cell will perform unastral mitosis and animal cells will perform amphi. Amphi means दो astral mitosis. क्योंकि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और 2 सेंट्रियोल होते हैं, इसीलिए एनिमल सेल डिवीजन में माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द प्रोफेज. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द मेटाफेज. थैंक यू.